हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है, उसमें वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसमें, बोथ प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। जल्दी से देरी ना करके शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को क्या कर रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं। सिंपल, क्या कर रहे हैं, हम अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को बर्थ दे रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बात करते हैं रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है। टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए क्या है बच्चों, हमारा रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कैरी ऑन होना चाहिए हमारे नए इंडिविजुअल में, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है क्या, रिप्रोडक्शन। एंड टू क्रिएट वेरिएशन, क्या करना, वेरिएशंस क्रिएट करना, जिसकी वजह से जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हमें वेरिएशंस हमें देखने को नहीं मिलेंगे तो हम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम में। सिंपल। अब बात करें डीएनए की। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल की हमने अपने लास्ट स्लाइड में बात करी। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन कैरी करता है, हमारा डीएनए। डीएनए क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है, हमारा इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू दी अदर। इस क्या कर रहा है, पास कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। और अब बात करते हैं जो ये डीएनए है, जब ये क्या करता है बच्चों, डीएनए कॉपिंग कर रहा होता है, क्योंकि इसमें दिमाग तो होता नहीं है, दिमाग की इसमें थोड़ी सी कमी है, तो यह क्या करता है, इसको याद नहीं रह पाता और ये कॉपी करने के टाइम में क्या कर देता है, कुछ छोटे छोटे एरर्स कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, छोटे छोटे एरर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस आ जाते हैं डीएनए में, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो आइडेंटिकल नहीं हो पाता, एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं बन पाती है जो मदर की, फादर की, जो हमारे डीएनए हमारे में ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमें वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे पापा अगर लंबे हैं तो हम में भी अगर छोटे हो गए, पापा अगर छोटे हैं तो हम लंबे हो गए। ये क्या देखने को मिल रहे हैं, वेरिएशंस देखने को मिल रहे हैं। हमारे आंखों का कलर, ये किसकी वजह से हो रहा है, हमारे जो हमारे जनरेशन है, लास्ट जनरेशन, उनसे जो हमें कैरी हो रहा है उसकी वजह से ही हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ कुछ क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, वेरिएशंस आ रहे हैं हमारे डीएनए में, इसी की वजह से। अगर ये वेरिएशन छोटा है, माइल्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर ये वेरिएशन ज्यादा हो जाए, अगर ये डीएनए कॉपी में ज्यादा दिक्कत आ जाए तो सेल क्या कर जाता है, कभी कभी मर भी जाता है। द सेल बेसिकली डाइज अगर एक्सट्रीम वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब वेरिएशन इतना बात कर रहे हैं, इस वेरिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्या है इतनी इंपॉर्टेंस कि हमें इतनी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रही है। वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। अगर वेरिएशंस ही नहीं होंगे, हम इवॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो पाएगा, हम आगे आने वाले एनवायरनमेंट में क्या हम अपने आप को सही से खड़े रख पाएंगे, हम लोग सही से इवॉल्व नहीं करेंगे। अगर वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे तो क्या होगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे जो और एनवायरमेंटल चेंजेस आने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एडवांटेज दैट इंक्रीज चांसेस ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के चांसेस क्या करता है बच्चों, बढ़ा देता है। वेरिएशन क्या है, हमारा बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, हेल्पिंग स्पीशीज अडेप्ट ओवर टाइम। जो हमारा वेरिएशन है वो क्या है, इट इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, बेस है इवोल्यूशन का। अगर वेरिएशंस नहीं होंगे तो क्या नहीं हो पाएगा, इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा। और वो क्या है, क्या हेल्प कर रहा है, वो स्पीशीज को अडेप्ट करने में हेल्प कर रहा है ओवर टाइम, आगे आने वाले टाइम में अडेप्ट करने की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और एसेक्सुअल इज ओनली व्हाट it does not involve the fusion of male and female gamete. Sexual में दो parent required होते हैं, which is a female and second one is a male. एंड वहीं पर एसेक्सुअल की बात करें तो कोई एक सिंगल इंडिविजुअल भी अपने आगे आने वाले बच्चों को बर्थ दे सकता है, नए ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे प्रोड्यूस कर सकता है। जो इंडिविजुअल्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो क्या होते हैं, बिल्कुल भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं, पर इसमें तो डायरेक्ट कॉपी बनती है और उसको हम कहते हैं बच्चों क्लोन्स। ठीक है, मोस्ट एनिमल्स हैं वो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्टली ऑर्गेनिजम्स, और ये प्लांट्स में
क्या होता है बच्चों, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों मोड देखने को मिल जाता है। बट एसेक्सुअल की बात करें तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये कॉमन है किसमें, एल्गे और फंगाई में, और ये एक फास्ट प्रोसेस है। बहुत ही कम टाइम में हमें देखने को मिल जाएगा कि एक एल्गे क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा डिवाइड कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है और अपने जैसे नए इंडिविजुअल्स को क्या कर दे रहा है, ग्रो कर दे रहा है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा महीने लेती है। अगर एक बेबी को ग्रो करना है तो 8 से 9 महीने लग जाते हैं ना उसको क्या करने में, ग्रो करने में, उसको ग्रो करने में, उसको बर्थ देने में, इसलिए ये एक स्लो प्रोसेस है। क्या है, स्लो प्रोसेस। आगे आते हैं, हम बात करते हैं मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। कितने सारे हैं देखो, फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अगर हम अपना पहले बात करें बच्चों, पहले हम बात करें किसकी, पहले हम बात करें अगर बाइनरी फिजन की। बाइनरी फिजन इज सिंपली बट क्या, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का डिवाइड होना इनटू 2 या फिर मल्टीपल पार्ट्स में। मल्टीपल पार्ट्स में अगर डिवाइड हो रहा है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन, जो हमें किसमें देखने को मिलता है बच्चों, प्लाज्मोडियम में। किसमें बच्चों, प्लाज्मोडियम में। और वहीं पे हम फिजन की बात करें तो फिजन किसमें हमें देखने को मिलता है, अमीबा में एंड लेशमीनिया में। बात करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट विच इज, नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन इज व्हाट, फ्रेगमेंटेशन इज in which the body breaks into pieces and each piece grows into a new individual seen in Spirogyra। ये एक स्पायरोगायरा का एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल फ्रेगमेंटेशन क्या हो रहा है इसमें, एक जो सिंगल बॉडी है वो क्या कर रही है, टूट जा रही है इनटू 2 या फिर और मल्टीपल पार्ट्स में, और वो क्या कर रहा है, अलग अलग ग्रो कर रहा है। सिंपल, इतना सिंपल सा है भाई, जल्दी जल्दी से पढ़ लो इनको। अब आते हैं रीजनरेशन में। रीजनरेशन क्या है, हमें किस में देखने को मिल रहा है, प्लेनेरिया में। मतलब जो एक बॉडी है अगर उसे तुम 4 पार्ट में काट दोगे तो वो चारों के चारों पार्ट क्या करेंगे, नए इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएंगे। सिंपल, ठीक है। किसमें देखने को मिलता है हमें, प्लेनेरिया में। हाइड्रा और जो ईस्ट है इसमें हमें बडिंग देखने को मिलती है। ये छोटे से स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, बड जिसको हम कहते हैं बड, वो ग्रो होता है। ये यहाँ से फिर क्या होगा, पूरा नए इंडिविजुअल में ग्रो होगा, डिटैच होगा, डिटैच हो गए क्या बन जाएगा, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। बडिंग सिंपल है ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी, दोनों इसी तरीके से देखा जाता है बडिंग वाला प्रोसेस। अब बात करते हैं हमारे स्पोर फॉर्मेशन की। एक ब्रेड देखा होगा, अगर ब्रेड को कुछ दिन के लिए बाहर रख दो तो उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का फंगाई लग जाता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, राइजोपस। ये क्या होता है, राइजोपस जो है वो क्या होता है, स्पोर्स से क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। एक छोटे से एरिया में होगा, फिर क्या करेगा, पूरे उसमें ग्रो कर जाएगा, मल्टीप्लाई कर जाएगा बहुत ज्यादा जल्दी से। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन क्या है हमारा, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं विद थिक वॉल्स अंडर फेवरेबल कंडीशन, दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। हम वही बात करें हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की, जो ब्रायोफाइलम शो करता है, इसमें क्या होता है बच्चों, ये देखो, जो ये हमारा पेड़ है, ये पत्ता है, इसमें क्या हो रहे हैं, नए पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं, 2-3 ये 1 2 3 4 5 सारे के सारे ग्रो हो रहे हैं, बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से डिटैच होंगे सबके सब, एक नए क्या करेंगे, नए प्लांट में ग्रो हो जाएंगे अपने जैसे, और मल्टीपल क्या कर लेंगे, अपने जैसे सिमिलर ब्रायोफाइलम के पत्ते और ग्रो हो जाएंगे। इसी को कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये किस किस से हो सकता है, स्टेम्स, रूट्स, लीव्स एटसेट्रा। ठीक है, किसी से भी हो सकता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। 3 टाइप से होता है, लीव्स से, रूट्स से और स्टेम से। बात करते हैं अपने बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। ये कितने, इसमें क्या होता है, 2 टाइप्स देखे जाते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल अगर हम बात करें तो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें अंडरग्राउंड स्टेम की वजह से हो रहा है, जैसे कि पोटैटो, लीव्स से हो रहा है ब्रायोफाइलम, रूट्स की वजह से दहलिया या फिर स्वीट पोटैटोज। ठीक है, नेचुरली ग्रो हो जा रहे हैं, नेचुरली ग्रो हो जा रहे हैं तो उसको हम क्या कह रहे हैं, नेचुरल मेथड। और अगर हम आर्टिफिशियली, हम उसमें हेल्प कर रहे हैं किसी चीज में, किसी चीज को ग्रो करने में, तो उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड। सिंपल, आर्टिफिशियल मेथड में आता है कटिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग क्या है, सिंपल कट करा स्टेम को, एक ही स्टेम को कट करा, दूसरी जगह पे जाके लगा दिया, उसको हम कहते हैं क्या, कटिंग। और ये किसमें हमें देखने को मिलता है, रोज में। वहीं हम बात करें लेयरिंग की, तो सिंपल एक प्लांट है अगर यहाँ पे ग्रो हुआ तो इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे वापस से ग्राउंड में डाल दिया, तो ये वापस रूट्स वूट्स निकल जाएंगी और ये वापस एक नया प्लांट क्या कर देगा, ग्रो हो जाएगा। इसे हम कहते हैं लेयरिंग। और ग्राफ्टिंग क्या है बच्चों, एक ये प्लांट लिया,
यहाँ पे हमने नीचे मैंगो का ब्रांच लिया और ऊपर से हमने क्या करा, एप्पल का ब्रांच ले लिया। तो ये दोनों का क्या होगा, अगर हम जब नया प्लांट ग्रो होगा उसमें दोनों चीज हमें देखने को मिल जाएगी, एप्पल भी और मैंगो भी, दोनों के दोनों। ठीक है, आते हैं हम फटाफट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने बात करी थी, जिसमें क्या हो रहे हैं, मेल और फीमेल गैमीट दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं। हम बात करते हैं फटाफट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में देखो बच्चों, अगर हम पहले बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये जो दो चीज देखने को मिलती है, फिलामेंट एंड एंथर, जिसको हम मिलाकर क्या कहते हैं, स्टेमेन। ये क्या है बच्चों, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉलन। यहाँ पे जो एंथर है ये हमारा क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों, पॉलन ग्रेन्स। क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। वहीं हम बात करें पेटल्स की, तो जो ब्राइटली कलर्ड आपको जितने के जितने पेटल्स दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं क्या, जितने ब्राइटली कलर्ड ये पेटल्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेंगे तभी तो रिप्रोडक्शन हो पाएगा। पॉलन ग्रेन्स में आके चिपकेंगे, वो फिर उधर से उधर लेके जाएंगे। पॉलिनेटर के बारे में हम आगे वाले पेज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेपल्स की बात करें तो सेपल्स क्या है, ये ग्रीन कलर के क्या दिख रहे हैं आपको, ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है जो आपको प्लांट का, इसको हम कहते हैं सेपल्स। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, फ्लावर को, ड्यूरिंग दी बड स्टेज। अगर वो छोटा सा बेबी है उस टाइम पे क्या कर रहा है, जो ये हमारे सेपल्स हैं वो उसको क्या कर रहा है, बड को हमारे प्रोटेक्ट कर रहा है सिंपली। अब आते हैं फटाफट से हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, विच इज हमारा स्टिग्मा। रुको बच्चों रुको, बात करें हमारे फीमेल की, क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी क्या कंटेन करती है, ओव्यूल्स। ओव्यूल्स क्या करते हैं बच्चों, हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जब फीमेल से क्या आए, पॉलन ग्रेन्स आए, वो क्या करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। वो क्या करता है, फिर पॉलन जो है वहां से ओव्यूल से जाके क्या करता है, अटैच होता है और रिप्रोड्यूस करता है, और अपने जैसे क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल को ग्रो करने में हेल्प करता है। सिंपल। फीमेल क्या कहते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जिसको मिलाकर हम एक चीज कहते हैं, वर्ड कहते हैं पिस्टल या फिर कार्पेल। क्या, पिस्टल या फिर कार्पेल। अगर बोर्ड के एग्जाम में दोनों में से कुछ भी पूछ लिया तो याद रखना, दोनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं पिस्टल और कार्पेल। वहीं हम मेल का कौन सा है, हमारा स्टेमेन, जिसके अंदर आता है एंथर और फिलामेंट। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को देख लेते हैं। सिंपल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कुछ नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक मेल गैमीट का फीमेल गैमीट से फ्यूज करना, इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब बात करें ओवरी की, देखो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था क्या हो रहा है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आए, यहाँ पे इन्होंने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया। अब वहां से कोई रिश्तेदार आया है गेट पे, तो गेट तो खोलोगे ना उनको अंदर लाने के लिए, तो वो क्या कर रहा है, अब इन्होंने पॉलन ग्रेन्स तो ग्रो आ गए यहाँ पे, अभी पॉलन ग्रेन्स क्या करेंगे, नीचे भी तो जाएंगे ना। अगर नीचे नहीं जाएंगे तो फिर कैसे फ्यूज कर पाएंगे ये नीचे ओव्यूल के साथ, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करता है, ये पॉलन ट्यूब बना देता है। पॉलन ट्यूब आके क्या करता है, जो हमारा ओवरी है उसमें जो फीमेल जर्म सेल्स हैं, जो कि क्या है, ओव्यूल्स, उनसे जाके क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जो ओवरी है बच्चों हमारा, जो हमारी ओवरी है वो क्या कर रही है, कंटेन ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन egg cell. Fertilization occurs when the male and the female gamete fuses with the female gamete to form a zygote. क्या बना देते हैं, ये zygote बना देते हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस को अभी हम आगे पढ़ेंगे। दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें हम डिफरेंस भी देखने वाले हैं आगे। बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है बच्चों, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो किसमें डेवलप हो रहा है, हमारे इनटू एन एम्ब्रियो। फिर ओव्यूल जो है वो किस में बन जाता है, हमारे सीड में, और जो ओवरी है वो किस में डेवलप हो जाती है, फ्रूट में। दिस इज अ 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत बार देखने को मिल सकता है कि जो जाइगोट है वो किस में डेवलप होता है। जाइगोट जो है वो किस में डेवलप होता है बच्चों, हमारे एम्ब्रियो में, ठीक है। ओव्यूल जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे सीड में, ठीक है। और जो हमारा ओवरी है, ये बाहर का जो पार्ट मैंने दिखाया था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, हमारा फ्रूट में। किसमें, फ्रूट में। तो इसे हमें याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, इसमें एमसीक्यू भी आ सकता है, इसमें
आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस बताओ और उसका आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन कौन सी चीज किस में डेवलप होती है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो सीड है वो क्या कंटेन करता है, फ्यूचर प्लांट, हमें पता है। अंडर सुटेबल कंडीशन इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट थ्रू व्हाट, थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन देख ली हमने, फर्टिलाइजेशन देख ली हमने। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो किसकी वजह से, 2 टाइप के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें एक ही प्लांट में हमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों देखने को मिल जाएगा, जिसमें मतलब पिस्टिल और स्टेमन दोनों के दोनों देखने को हमें मिल जाएगा। और वहीं पे हम बात करें यूनिसेक्सुअल, जिसमें दोनों में से एक ही चीज होगी, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल वाला। सिंपल। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन मैंने बोला था, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। क्या हो रहा है, सिंपली बस एंथर का स्टिग्मा में जाके क्या करना, ट्रांसफर होना। किसकी वजह से, विंड की वजह से भी हो सकता है, हमारे बर्ड्स की वजह से भी हो सकता है। हनी बीज एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज पॉलिनेटर्स, ठीक है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, सिंपल। बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन की, ये 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, अगर आपको दिख रहा हो। पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 2 टाइप के होते हैं। कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें क्या हो रहा है, यहाँ से पॉलन था जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, क्या मेल वाले से क्या हो रहा है, जो पॉलन है वो कहाँ जा रहा है, हमारे स्टिग्मा पर। किस में जा रहा है, फीमेल पे जा रहा है, स्टिग्मा पे जाके क्या कर रहा है, चिपक जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक ही पार्ट में, ये क्या है पक्का, फिर तो बाइसेक्सुअल है। क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब इसमें दोनों चीज देखने को मिल रही है, क्या, एंथर भी और फिलामेंट भी, एंथर भी और स्टिग्मा भी, ठीक है। अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो जो एक प्लांट है उसके पॉलन ग्रेन्स को उड़कर या तो हनी बी से या तो विंड से, वाटर से, किसी भी तरीके से क्या हो रहा है, वो पॉलन जो है हमारे दूसरे प्लांट में जाके उसके स्टिग्मा पे जाकर चिपक जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस मतलब 2 प्लांट्स के बीच में, और सेल्फ पॉलिनेशन मतलब एक सिंगल प्लांट के बीच में अगर वो हमें देखने को मिल रहा है, तो इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। और यही चीजें मैंने आपको यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स में भी हाईलाइट कर दी है, इसको आप बाद में देख सकते हो, मैंने अटैच कर रखा है, अटैच कर दूंगी मैं इस वीडियो के लिंक में आपकी ये पूरी की पूरी PDF, ठीक है। अब बात करते हैं अपना रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हमने खत्म कर दिया, अब आते हैं हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है रिप्रोडक्शन बच्चों, अगर हम पहले बात करें रिप्रोडक्शन से पहले हम प्यूबर्टी की बात करते हैं। प्यूबर्टी पे आने के बाद ही तो हम रिप्रोड्यूस करने लायक हो पाते हैं, हम रिप्रोडक्शन करने लायक हो पाते हैं, ठीक है। प्यूबर्टी कौन सी स्टेज है, प्यूबर्टी इज अ स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन चाइल्ड्स बॉडी डेवलप्स इनटू एन अडल्ट बॉडी केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या करते हैं, उस टाइम पे आके जो एक अडल्ट है वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है, वो उतना केपेबल हो जाता है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए। ये गर्ल्स में देखने को मिलती है अराउंड 10 to 14 ईयर्स के टाइम पे, और बॉयज में अराउंड 12 to 16 ईयर्स ऑफ एज पे, ठीक है। प्यूबर्टी बिगिंस ड्यू टू द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें बॉयज में होता है टेस्टोस्टेरोन, बॉयज में क्या शुरू होने लग जाता है हार्मोन सेक्रेट होना, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन, ठीक है। दीज हार्मोन्स कंट्रोल फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस, और वो चेंजेस कौन से होते हैं फीमेल्स में, ब्रेस्ट का क्या होना, डेवलप होना, हेयर का ग्रोथ होना अंडर आर्म्स में और वजाइना में, ठीक है। थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, स्किन बिकम्स ऑयली एंड मे रिजल्ट इन पिंपल्स। प्यूबर्टी ही एक ऐसी एज है जिसमें हमें पता चल जाता है प्यूबर्टी कब शुरू हो रही है, जब हमारे यहाँ फोरहेड में सबसे ज्यादा आप लोगों को क्या देखने को मिल रहे होंगे, पिंपल्स। क्यों, क्योंकि वो स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। और बॉयज में क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन फेस, वॉइस बिकम्स क्रैक, थिन hair growth in armpits and genital area, skin becomes oily and may result in pimples, simple। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल्स में कौन से होते हैं, स्पर्म सेल्स, और फीमेल्स में कौन से होते हैं बच्चों, एग सेल्स या फिर ओवम। याद कर लेना, इसको भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब शुरू करते हैं हमारा ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं बच्चों, ओवरी, सर्विक्स, वजाइना,
यूटेरस एंड फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या है हमें याद रखना है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पे मेल गैमीट आ रहा है, फीमेल से एग भी आ रहा है, दोनों फ्यूज कहां पे कर रहे हैं हमारा बच्चों, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहां पे हो रहा है हमारे फेलोपियन ट्यूब में। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है बोर्ड में, तो इसे भी याद करना, ठीक है। अगर हम बात करें ये ओवरीज की, ये ओवरीज क्या करते हैं, हर मंथ क्या करते हैं, एक एग सेल प्रोड्यूस करते हैं, एग सेल प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से एग आया, अगर मेल से हमें स्पर्म भी देखने को मिला, स्पर्म भी आया, स्पर्म आया, यहाँ पे आके क्या करेगा, दोनों के दोनों फ्यूज कर जाएंगे, अगर फ्यूज कर गए तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं कर पाए तो ये जो एग सेल है ये क्या करता है, जब एग सेल आ रहा होता है, जो ये जो होता है ना बेटा हमारा एंडोमेट्रियम कहते हैं इसको, ये क्या होती है, थिक हो जाती है यहाँ की वॉल्स, ठीक है, जो ये हमारी यूट्रस की वॉल्स हैं ये क्या हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं, और क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ पे क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, ताकि अगर कोई मेहमान आए, हम करते हैं सारी की सारी प्रिपरेशंस कर लेते हैं, तो उन्हें भी ऐसा होता है कि भाई हर महीने हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक मेहमान आएगा, तो क्या करना है, हमें उसके अच्छे से सेवा पानी करनी है, तो अगर हम वो सेवा पानी नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, फिर हमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए ये जो एंडोमेट्रियम है, हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग कहते हैं हम इसको, ये क्या हो जाती है, थिक हो जाती है। बात करते हैं अपने ओवरीज की, ये पेयर में होती है और लोकेटेड एट द साइट ऑफ एब्डोमेन। फंक्शन क्या होता है, फीमेल जर्म सेल या फिर एग्स को प्रोड्यूस करना। एट बर्थ थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स आर प्रेजेंट, बट प्यूबर्टी में हर एग एक एग मैच्योर होके क्या होता है, रिलीज होना शुरू कर देता है। 1 एग इज रिलीज मंथली फ्रॉम 1 ओवरी, किसी भी एक ओवरी में से एक एग हमेशा क्या होता है, रिलीज होता है। सर्विक्स क्या है, ये रिंग्स ऑफ मसल्स है दैट इज नियर बाय द लोअर एंड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के नीचे वाले पार्ट में यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है मसल्स बहुत ज्यादा, तो किसमें हेल्प करते हैं, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ अ बेबी। बात करें हमारे किसकी, फेलोपियन ट्यूब की, क्या कर रहा है, मैंने बताया फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस है, जो कि है फर्टिलाइजेशन। यूट्रस की बात करें, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, वो जो डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू टेक प्लेस, अगर ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो रहा है वो हमारे कहाँ पे हो रहा है, यूट्रस में ही हो रहा है, यूट्रस की लाइनिंग में ही हो रहा है, ठीक है। वजाइना क्या करता है, स्पर्म की गैदरिंग को क्या करता है, कलेक्ट करता है फ्रॉम द पीनिस एंड एक्ट एज अ बर्थ कैनाल फॉर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। एक चाइल्ड का बर्थ हमारा कहाँ से होता है बच्चों, वजाइना से। सिंपल। आते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है हमारा, हम बात करें सबसे पहले स्क्रोटम की, तो ये क्या होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो क्या स्टोर करता है हमारा, क्या, टेस्टोस्टेरोन। क्या, हमारे टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है वो कहाँ पे सेक्रीट हो रहा है, यहाँ पे, और स्पर्म सेल कहाँ पे बन रहे हैं हमारे, कहाँ पे, टेस्टिस में बन रहे हैं, जो क्या करता है हमारा फीमेल के साथ जाके फ्यूज करता है ना स्पर्म सेल, तो वो कहाँ पे बन रहे हैं, हमारे टेस्टिस में बन रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एक एक करके, सबसे पहले हम बात करते हैं, इट पासेस द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू द यूरेथ्रा, जो हमारा ये क्या है, हमारा वास्ट डिफरेंस है, ये क्या कर रहा है, स्क्रोटम से स्पर्म सेल निकला, ये वास्ट डिफरेंस में गया, यहाँ पे दो क्या होते हैं, इनके हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ये दोनों के दोनों अपनी क्या करते हैं, सक्रीशन देते हैं इन स्पर्म सेल्स को, तो उसकी वजह से क्या होता है, नरिशमेंट भी मिल जाता है उन्हें, और इजीली वो फ्लो भी कर पाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। बात करें पीनस की, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये क्या करता है, स्पर्म ट्रांसमिट करता है इनटू द वजाइना ऑफ अ फीमेल। एंड यूरेथ्रा की अगर हम बात करें, इट इज अ कॉमन पासेस फॉर बोथ स्पर्म एंड दी यूरिन। स्पर्म और यूरिन का जो कॉमन पासेस है उसका नाम क्या है बच्चों, यूरेथ्रा। ये भी 1 मार्क से क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। सिंपल टेस्टिस जो है वो कहाँ पे, स्क्रोटम के बाहर, आर इन द स्क्रोटम, टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में प्लेस्ड होते हैं, और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, आउटसाइड द एब्डोमेन। एज द स्पर्म फॉर्मेशन नीड्स लोअर टेम्परेचर, यहाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक 5 स्टार क्वेश्चन है, कौन सा बच्चों, कि जो हमारा स्क्रोटम है वो हमारे नॉर्मल कहीं पे भी किसी भी बॉडी पार्ट में क्यों नहीं है और कहीं पे क्यों नहीं प्लेस्ड है, क्यों, क्योंकि जो स्क्रोटम है इसको जो हमारे स्पर्म सेल्स हैं उनके लिए क्या चाहिए होता है, एक थोड़ा सा लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, जो किसकी वजह से मिल पाता है, इसके बॉडी के बाहर होने की वजह से मिल पाता है हमारे स्क्रोटम को, ठीक है। जो टेस्टिस हैं वो क्या करते हैं, स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो उनके लिए क्या जरूरत है, हमारी लो टेम्परेचर की जरूरत है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सिंपल।
आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स मतलब अब वो जो हमने पढ़ा है मेल और फीमेल के बारे में, अब वो पूरी प्रोसेस हो कैसे रही है, ठीक है, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो प्रोसेस है वो हो कैसे रही है। पहले हम बात करें एग फॉर्मेशन की, तो इसमें क्या हो रहा है, जो गर्ल्स हैं प्यूबर्टी के बाद उसमें क्या हो रहा है, सिंपली एग प्रोडक्शन क्या हो जा रहा है, शुरू हो जा रहा है। हम जब इमेच्योर हैं तो उस टाइम पे तो हमारे पास हमारी बॉडी में बहुत सारे एग्स प्रेजेंट हैं ऑलरेडी, पर जैसे ही हम मेच्योर होते हैं, जैसे ही हम प्यूबर्टी हिट करते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक एक एग सेल क्या होता है, रिलीज होना शुरू हो जाता है फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट विच इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जो स्पर्म है फ्रॉम द मेल इट what travels to the female body, वहां पे जाके क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है स्पर्म किससे, एग सेल से या फिर ओवम से। ओवम से दोनों फ्यूज करा, फिर कहां पे आ गया, वो हमारा यूट्रस में आ गया, वहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है तो क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा बच्चों प्लेसेंटा। क्या ये जो आपको देखने को मिल रहा है ना प्लेसेंटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि यही तो सारा का सारा खाना जो है हमारे मदर के ब्लड से जो सारा खाना है या फिर कोई एक्सक्रीशन है जो बॉडी बेबी की बॉडी से बाहर जाना है वापस मदर के ब्लड में, वो कौन काम कर रहा है, हमारा ये प्लेसेंटा ही काम कर रहा है। ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्लेसेंटा क्या है बच्चों, ये क्या कर रहा है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको क्या कर रहा है, मदर्स वोम में उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, और क्या कर रहा है, इसमें बहुत सारे विलाए प्रेजेंट होते हैं। क्यों? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पढ़ा था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विलाए सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया को बढ़ाता है फॉर दी अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन में अब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाता है हमारा सरफेस एरिया। सप्लाइज ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, प्लेसेंटा ऑक्सीजन भी ग्लूकोज भी सब कुछ जो प्रोवाइड कर रहा है हमारे मदर की बॉडी से, और जो बेबी है उसके बॉडी से जो बाहर भी चीजें जा रही हैं वो कौन कर रहा है, हमारा प्लेसेंटा ही कर रहा है। तो रोल ऑफ प्लेसेंटा इज आल्सो इम्पोर्टेंट। फिर क्या होगा, बर्थ हो जाएगा, द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ फीटस। जो डेवलपमेंट है वो किसमें क्या हो रही है, इट टेक्स अबाउट 9 months एंड द बेबी इज what it is born due to a rhythmic contraction of the uterus muscles, ठीक है। जो यूट्रस की मसल्स हैं वो उसमें उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेबी क्या हो रहा है, हमारा बॉडी से बाहर निकल रहा है। अब हमें बात करनी है क्या, सबसे पहले एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट से आप लोग कर लेना कि सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट बनता है हमारा, जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से हमारा फीटस और फीटस से हमारा बेबी, ठीक है, समझ आया। ये एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ZEFB, ज़ेव करके या कैसे भी करके इसको शॉर्ट फॉर्म करके याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है। इसमें एम्ब्रियो पहले दे देंगे, फिर फीटस दे देंगे, फिर जाइगोट दे देंगे, फिर बेबी दे देंगे, ऐसे 4 ऑप्शन बना के पूछ लेंगे सब कौन सा प्रोसेस है, जो कौन सी चीज पहले बनती है और कौन सी चीज बाद में बनती है। तो इन चीजों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ZEFB, ज़ेव, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना इसको। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में ही। अब क्या होता है, देखो मैंने बात करी थी क्या, अगर मेल से आया स्पर्म फीमेल में आके क्या हो गया, फ्यूज हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, बेबी बन गया, तो फिर तो ठीक है। बट व्हाट इफ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगर फर्टिलाइजेशन दैट इज फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, अगर मेल से स्पर्म सेल आया ही नहीं है, तो पर रिलीज तो ओवरी से हर दिन हो रहा है ना, हर महीने हो रहा है ना, क्या एक एग सेल रिलीज तो हो रहा है। तो अब क्या होता है, अगर वो नहीं आया तो हर बार क्या हो रहा है, वो एंडोमेट्रियम की लाइन, जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो क्या हो रहा है, थिक हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड और म्यूकस क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो अब वो नहीं आए कोई मेहमान, तो हमने जो वो खाना सारा निकाला था, अब उसे वापस क्या करेंगे, बंद करके वापस साइड भी तो रख देंगे। तो वही चीज हमारी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो क्या कर रही है, वो जो लाइनिंग है वो थिक हुई है, अब उसे वापस थिन भी तो होना पड़ेगा ना, अब उसे वापस अपने नॉर्मल साइज में भी तो आना पड़ेगा। तो उसको क्या करता है, वो जो लाइनिंग है वो टूट जाती है हर महीने, और जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स, इनको हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमें देखने को मिलती है वो होती है अराउंड 5 to 7 डेज की, जिसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लड है और जो म्यूकस है ये हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। फिर वापस अगले महीने वही प्रोसेस होती है, वही हमें बार बार देखने को मिलती है, ठीक है, सिंपल है। menstrual cycle में बता दीजिए, यूट्रस prepares itself every month to receive fertilized egg, the lining of uterus becomes thick and spongy required to support the embryo, embryo को support करने के लिए उसको क्या होना पड़ता है, thick cushioned type होना पड़ता है। when fertilization had not
taken place, this lining is not needed any longer and the lining breaks and comes out from the vagina in blood and mucus and this cycle takes around 28 days. हर महीने में क्या होता है 28 days के बाद हमें periods या menstrual cycle menstruation देखने को मिल जाती है. ठीक है, आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी है? मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है? बेसिकली इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम इतना पढ़ रहे हैं उसकी भी तो हेल्थ, उसकी भी तो हाइजीन रखना इंपॉर्टेंट है. अगर हम नहीं रखेंगे तो बच्चों बहुत सारे हमें डिजीजेज देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, इट डज नॉट मीन ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. इसका मतलब ये नहीं है कि डिजीज ही नहीं हो, बट ओवरऑल फिटनेस, ओवरऑल हम लोग क्या हो, हमारी हेल्दी फंक्शनिंग हो रही हो हमारे किसकी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की. कुछ एसटीडीज की बात कर लेते हैं. अगर हम उनका हाइजीन नहीं रखेंगे, अगर हम चीज़ें सही से नहीं करेंगे तो क्या हो सकते हैं, हमें एसटीडीज विच इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हो सकती हैं. जो कैसे होती हैं बच्चों, अगर बैक्टीरियल, या तो बैक्टीरियल हो या तो फिर क्या हो, वायरल हो. जैसे कि एड्स और वॉर्ड्स. एड्स के बारे में हमने 1000 बार पढ़ लिया है. एड्स और वॉर्ड, एड्स किसकी वजह से, HIV वायरस की वजह से हो जाता है. बैक्टीरियल की बात करें, गोनोरिया और सिफिलिस. इनके बस नाम आप बेसिकली याद रख सकते हो, मे बी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए. सम कॉमन, अब बात करें कि इनको हमें रिप्रोडक्शन, अगर हमें रिप्रोडक्शन नहीं करना, हमें बेबी को प्रोड्यूस नहीं करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं. जिसमें पहले आता है मैकेनिकल मेथड, दैट इज द यूज ऑफ कॉन्डम एंड सर्वाइकल कैप्स. वही हम बात करें केमिकल मेथड की, जैसे कि कुछ पिल्स देखने को मिलती हैं जो कि कभी भी आपको नहीं लेनी चाहिए बच्चों, पिल्स. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि पिल्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है. बहुत साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं आपको, मे बी अभी नहीं मिले पर बाद में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं. आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा छेड़खानी करती हैं ये पिल्स. ठीक है, पिल्स हमें नहीं लेने हैं, बिल्कुल भी नहीं. अब बात करते हैं IUCD की, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जैसे कि लूप और कॉपर टी. कॉपर टी क्या होता है, ये हम लोग लगा देते हैं फेलोपियन ट्यूब में, तो जब स्पर्म सेल आया तो वो अंदर जा ही नहीं पा रहा. फेलोपियन ट्यूब पे क्या हो गया, गेट बंद हो गया है, फेलोपियन ट्यूब से वो आगे नहीं, फेलोपियन ट्यूब तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है. तो क्या होगा, जो एक्स सेल आ रहा है वहां से वो उसके साथ फर्टिलाइज ही नहीं कर पाएगा. सिंपल. सर्जिकल मेथड्स की बात करें, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में, जिसमें वासा डेफरेंस या फिर फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि या तो ओवरी ही रिलीज ना हो या फिर स्पर्म ही रिलीज ना हो. सिंपल. इसी के साथ बच्चों हमारा रैपिड रिवीजन खत्म होता है. सबसे ज्यादा इजी था ये, मैं बार बार बोल रही हूँ, सारे के सारे बायो के पांचों चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी हैं अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ो. और अगर ये वीडियोस भी आप एंड मोमेंट में देख लेते हो तो आप मेरे ख्याल से अच्छे से आंसर्स फ्रेम करके आ सकते हो, क्योंकि मैं आपके साथ सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लेके आ रही हूँ. ठीक है, अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर. नहीं, हम पहले इसके PYQs प्रैक्टिस करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में. फिर हमारे 2 चैप्टर बच रहे हैं, उनकी भी हम फटाफट से वीडियो लाते हैं आपके लिए. आप अपना रिवीजन कंटिन्यू रखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो. बहुत जल्द कुछ दिनों में ही आपका क्या है बच्चों, बोर्ड का एग्जाम है. मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट. आपको अपना 100% देना है, पर अगर किसी भी वजह से मार्क्स कम रह जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी सैड नहीं होना है और आगे को और मेहनत करनी है. ठीक है, 11th-12th के लिए अपने और मेहनत करनी है. ओके, मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहो.